Hey friends, now we are going to talk about the monopoly market. Monopoly words we heard many times, but in economy there is a specific meaning given of monopoly. So according to the Professor Chamberlain's definition, what is monopoly? So when the product supply is controlled only by a single enterprise, it is monopoly. इसका मतलब ये होता है कि अगर जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है उसको सप्लाई करने वाला कोई एक ही प्रोड्यूसर या तो सेलर है, वो जो कमोडिटी है, वो जो गुड्स है, वो एक ही प्रोड्यूसर या तो सेलर उसको प्रोड्यूस करता है या तो सेल करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड मोनोपोली. अब प्रोफेसर स्टिंगलर के वर्ड्स में what is the monopoly? So only one enterprise is the seller of the goods or product. तो उनके हिसाब से भी सेम है कि अगर एक ही एंटरप्राइज, एक ही कंपनी या तो एक ही फैक्ट्री है जो वो प्रोडक्ट या वो गुड्स को सेल करती है, तो वहाँ पे मोनोपोली मार्केट है, ऐसा बोला जाता है. मोनोपोली मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली? सो फर्स्ट, ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर एंड न्यूमरस बायर्स. जैसे परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे प्रोड्यूसर और बहुत सारे कस्टमर थे, यहाँ पे प्रोड्यूसर एक ही है बट जो कस्टमर्स है वो बहुत सारे हैं. There is only one seller or producer of the product and goods who control the supply of the product. There is no competition in the market as there is only one seller. यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि वो जो कमोडिटी है उसको प्रोड्यूस करने वाला एक ही प्रोड्यूसर है. Allowing the seller or the producer to control the price of the product. अब जब एक ही सेलर होता है तो वो पूरा प्राइस को कंट्रोल करता है. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द प्राइस मेकर ऑफ द मार्केट, क्योंकि वो अपने प्राइस के ऊपर कमोडिटी को सेल करेगा. यहाँ पे वो कमोडिटी और दूसरा कोई भी सेल करने वाला नहीं है. यहाँ पे उनकी खुद की मोनोपोली है, इसलिए प्राइस डिसाइड भी वही करते हैं. द प्रोड्यूसर ऑफ और सेलर कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सो नोन as the price maker of the market. When there are countless buyers in the market, the importance of a single buyer becomes negligible. अब यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं तो यहाँ पे एक बायर कम होगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. देयर इज़ कॉम्पिटिशन सीन बिटवीन कस्टमर्स इन मोनोपोली. मोनोपोली मार्केट में कस्टमर के बीच में कॉम्पिटिशन रहती है कि कौन ज़्यादा प्राइस देने के लिए रेडी होता है. जो ज़्यादा प्राइस देगा वो प्रोडक्ट परचेस कर सकता है, जो नहीं दे सकता है वो नहीं परचेस कर सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है. एक ही प्रोड्यूसर है, उसके पास जो भी प्रोडक्ट है वही परचेस करने. द बायर्स थस कैन नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे जो कस्टमर्स है, जो बायर्स है, वो प्राइस के ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं. फिर सेकंड जो है वो है तो एब्सेंस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. यहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स भी नहीं है. एक ही प्रोडक्ट है, जैसे टेलीविज़न हम लेते हैं एग्जांपल, तो एक ही टेलीविज़न है सैमसंग, उसके अलावा और कोई कंपनी का टेलीविज़न सेल ही नहीं हो रहा है. अब सैमसंग का टेलीविज़न जो सैमसंग प्राइस डिसाइड करेगी वही प्राइस में हमें लेना पड़ेगा. हमारे पास यहाँ पे ऑल्टरनेटिव नहीं है. देयर इज़ एब्सेंस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स इन मोनोपोली, बट as in reality there is imperfect monopoly, there is absence or ignorance of the close substitutes. ये मोनोपोली का कॉन्सेप्ट है वो भी रियलिटी में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है. इम्परफेक्ट मोनोपोली में ऐसा हो सकता है, पर सब्सटीट्यूट गुड्स तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कोई भी दो कमोडिटी के बीच में और वो मिल ही जाता है. पर एग्जैक्ट मोनोपोली में हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, यानी सब्सटीट्यूट गुड्स नहीं है. देयर मे बी अ रेयर पॉसिबिलिटी और सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ वाइल बाइंग अ रेलवे टिकट्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंपनी for a specific time to a specific location, the ticket is unavailable, then there is no possibility of having a similar or substitute ticket to the location.
तो ये यहाँ मोनोपोली हो गई कि एक ही आपने टिकट परचेज़ की है कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर प्लेस के लिए, तो वो मोनोपोली हो गई। अब इसकी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है कि चलो भाई दूसरी टिकट ले ली, थोड़ा आगे हमें जाना है तो जा सकते हैं इसके बदले में, वैसा नहीं हो सकता है। बट वन कैन ट्राई दोज पॉसिबिलिटी टू ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन ऑन द सेम टाइम टू द सेम लोकेशन। पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप ट्रेन से जा रहे हो, उसके बदले आप एयरलाइन से जा सकते हो, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है। थर्ड, रिस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ न्यू फिल्म्स। यहाँ पे कोई भी नई फिल्म्स एंट्री नहीं कर सकती है। जो परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि कोई भी फिल्म आ सकती है, फ्रीली एंट्री कर सकती है, फ्रीली एग्जिट कर सकती है, वैसा यहाँ पे नहीं है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मोनोपोली इन द मार्केट। मोनोपोली मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन सेलर। It is possible to end the monopoly, but being a difficult process, the seller can sustain his monopoly for a longer duration. Due to absence of competition, the seller control the price and gain supernormal profit. तो यहाँ पे उनके पास और कोई भी competitor नहीं है, इसलिए वो maximum profit gain करते हैं। Even though there is a supernormal profit due to monopoly, the other firm cannot easily enter the market, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है या तो रिस्ट्रिक्शन होता है बहुत सारे स्किल का, एक्सपीरियंस का, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक्सट्रीम प्रॉफिट है, पर फिर भी कोई नई फिल्म्स इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकती है। द मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट्स न्यूअर फिल्म्स बाय फैक्टर्स लाइक नेचुरल लॉ, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होता है जो दूसरी कंपनियों को एंट्री नहीं करने देता है, वहाँ पे स्पेशल स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, या तो एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए कि वो फिल्म्स चला सके। तो इसलिए ये सब वजह से यहाँ पे नई फिल्म्स जो है वो एंट्री नहीं कर सकती है। फिर है कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स। तो मोनोपोली है तो सीधी बात है, एक ही सेलर है, इसलिए वो प्राइस को कंट्रोल करेंगे। टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, द सेलर कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि सप्लाई कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बट द सेलर कैन नॉट कंट्रोल बोथ द प्राइस एंड द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी एक वस्तु वो कंट्रोल कर सकता है, या तो सेल्स कंट्रोल कर सकता है या तो प्राइस कर सकता है, पर एक साथ में प्रोडक्ट के सेल्स और प्राइस दोनों वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। टू सेल लेस यूनिट्स of product, the firm gets higher prices, while to sell more units of product, the firm must set lower price of the product. To sell large number of units of product with high price is not possible. अगर सेल बढ़ाना है तो प्राइस कम करनी पड़ेगी, अगर प्राइस ज़्यादा है तो सेल कम होगा, दोनों एक साथ में नहीं होगा कि सेलिंग भी हाई हो और प्राइस भी हाई हो। नेक्स्ट है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इन अ मोनोपोली मार्केट, प्रोड्यूसर एंड सेलर आर द सेम। द सेलर कैन गेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विदाउट एनी competition in both shorter and longer time periods. The seller can put high price on the producer as compared to the total expense, thus gaining super normal profit. क्योंकि यहाँ पे कोई competition है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे maximum profit हो सकता है। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ड्यू टू absence of any competition, the seller can set different prices on the same product depending on its use or form. The seller thus can gain higher profit using the concept of price discrimination. For example, डॉक्टर हम ले लेते हैं कि वो अपनी स्किल के ऊपर चलते हैं। डॉक्टर से बेटर हम कोई कार का एग्जांपल लेते हैं कि कार में अलग अलग मॉडल हमें दिखाए जाते हैं। हायर जो रेंज होती है उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, जो लो मॉडल होता है उसकी प्राइस भी कम होती है। तो यहाँ पे सेलर जो है प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और लास्ट है फिल्म इन इंडस्ट्री। तो आइडली अ फिल्म इज़ द इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, वाइल द इंडस्ट्री इज़ द कलेक्शन ऑफ द फिल्म प्रोड्यूसिंग सेम प्रोडक्ट। However, in monopoly, the producer and the seller are same, so the collection of film can also be considered a single film. तो फिल्म यानी एक सिंगल यूनिट होता है और इंडस्ट्री यानी ऐसे बहुत सारे फिल्म्स मिलके एक इंडस्ट्रीज बनाते हैं। पर मोनोपोली में हमें पता है कि भाई जो
सेलर है वही प्रोड्यूसर है, इसलिए यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसको हम सिंगल फिल्म के जैसा कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली मार्केट, जहाँ पे एक ही सेलर या प्रोड्यूसर रहेगा और बहुत सारे बायर्स रहेंगे, जो हमें मार्केट में कहीं कहीं पे ऐसी मोनोपोली दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। So in reality, market are neither perfectly competitive markets nor pure monopoly markets. Reality में कोई मार्केट पूरा मोनोपोली भी नहीं होता है और पूरा परफेक्टली competitive मार्केट भी नहीं होता है। A mixed form of both is found. थोड़ी परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है, थोड़ी मोनोपोली कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। There is coexistence of partial monopoly and partial perfect competition in market, which is known as the monopolistic competition. तो monopolistic competition क्या है कि थोड़ी characteristics perfect competitive market की होती है और थोड़ी characteristics monopoly market की होती है। तो जनरली हमें ऐसे मार्केट देखने को मिलते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रोफेसर चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग परफेक्ट कंपटीशन एंड परफेक्ट मोनोपोली को एग्जिस्ट in a market known as monopolistic market। और मिसेस रॉबिन्सन के हिसाब से if each firm establishes monopoly and also competes at the same time, the market is called imperfect competition। यानी हर एक कंपनी जो है वो अपनी मोनोपोली भी सेट करेगी और साथ में वो सब दूसरी जो कंपनीज़ है उसके साथ कंपटीशन में भी रहेगी। तो ऐसा जो मार्केट होता है उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स। यहाँ पे जैसे मोनोपोली में एक ही सेलर था वैसा नहीं है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वाली है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, यानी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं और बहुत सारे खरीदने वाले हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। There are numerous sellers in perfect competition. In monopoly, there is only one seller. While the monopolistic competition, there are many sellers. It means that there are neither numerous sellers nor there is only one seller, but there are many sellers. Due to this, in monopolistic competition, the factor competition becomes important. तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स भी नहीं है और एक ही सेलर से वैसा भी नहीं है। सेलर्स है जिससे कंपटीशन रहती है कि जिसकी प्रोडक्ट में वैरायटी होगी, जहाँ पे प्राइस और क्वालिटी कम होगी तो वो ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है, इतनी कंपटीशन यहाँ पे है। द बायर्स being numerous in the market, they cannot individually influence the market. Also, they cannot affect the price of the product. बायर्स यानी कस्टमर्स बहुत सारे हैं पर कोई भी कस्टमर मार्केट को इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है और वो प्राइस की प्रोडक्ट के ऊपर भी इफेक्ट नहीं कर सकते। फिर है प्रोडक्ट डिफरेंटिएशन। There is a distinct characteristic of monopolistic competition. It means that a product is different from another product in terms of form, quality, and nature. When a producer produces a product, there are possibility that there are minor difference in the product in terms of form, fragrance, taste, shape, weight, and quality. Due to these minor differences, the products कैन बी कॉल्ड डिफरेंट। तो यहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं है, सेम टू सेम। जो परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल होती है, वैसा नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट सेम टू सेम होती है, आइडेंटिकल होती है, पर फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे उसकी फ्रेगरेंस का डिफरेंस होता है, या तो टेस्ट का होता है, या तो शेप का होता है, या तो वेट का होता है, या तो क्वालिटी का होता है। तो फॉर एग्जांपल हम टूथपेस्ट ले लेते हैं तो कॉलगेट है, क्लोजअप है, तो सब है ही टूथपेस्ट ही, पर क्लोजअप का कॉन्सेप्ट अलग होगा, कॉलगेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग होगा, पेप्सोडेंट होगा उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग होगा। तो ये सब टूथपेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस रहते हैं। इस तरह से ये एक छोटी सी मोनोपोली यहाँ पे सेट होती है।
फिर है थर्ड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फिल्म्स। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की है कि द फ्री मूवमेंट ऑफ फिल्म मीन्स द अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फिल्म्स। यहाँ पे कोई भी कंपनी आ सकती है, कोई भी कंपनी जा सकती है। द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अट्रैक्ट्स द फिल्म फ्रीली इन द मार्केट। यहाँ पे अगर आपकी मोनोपोली है और आपके पास ज़्यादा कस्टमर है तो यहाँ पे आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा और वो जो नई कंपनी है उनको अट्रैक्ट करती है। इवन व्हेन द फिल्म सफर लॉसेस दे आर फ्री टू एग्जिट फ्रॉम मार्केट। पर अगर वहाँ पे लॉसेस होना चालू हुआ तो कोई भी कंपनी ये मार्केट से जा भी सकती है। द फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फिल्म अकर्स ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो भी इंसिडेंट होता है, आना और जाना हो, ये शॉर्ट टाइम पीरियड में होता है। दिस मीन्स दैट द फिल्म एंट्री enter freely by attraction of supernormal profit and exit freely when they suffer losses. When there is normal profit, the free entry and exit of the firm decreases and stop. अब जब यहाँ पे एक्सट्रीम प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट की वजह से जो भी कंपनी या जो भी फर्म है वो मार्केट में रहना पसंद करते हैं, वो एग्जिस्ट होना पसंद नहीं करती है। द फर्म आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द नॉर्मल प्रॉफिट, सो द फर्म डू नॉट एंटर इन द मार्केट। पर जो नई कंपनी है, नई फिल्म है, वो नॉर्मल प्रॉफिट से अट्रैक्ट नहीं होती है और वो मार्केट में एंट्री नहीं करती है। सिमिलरली द फिल्म इन द मार्केट डू नॉट एग्जिट एज दे आर नॉट सफरिंग लॉसेस। और लॉसेस नहीं हो रहा है, जो भी फिल्म्स, जो भी कंपनीज मार्केट में उनको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो वो वहाँ से एग्जिस्ट भी नहीं करती है। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट। तो द एक्सपेंस डस फॉर सेलिंग तो यहाँ पे द सेलिंग कॉस्ट में द एक्सपेंसेस डन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट आर कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। यानी जो भी एक्सपेंस सेलिंग के लिए होते हैं उनको सेलिंग कॉस्ट में काउंट होता है। द सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड्स द पैकिंग, मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव, सेल्स टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस given the wholesale and retail traders, showroom expense, a specific amount expended for sale, प्राइजेस, गिफ्ट्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बीइंग द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो ये जितने भी एक्सपेंस हुए वो सेलिंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। द सेलिंग कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द प्रोडक्शन एक्सपेंसिस। द सेलिंग कॉस्ट इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। दिस इज़ नॉट सीन इन मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ये मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये सेलिंग कॉस्ट की कोई बात हुई नहीं थी। In this monopolistic competitive market, the sellers try to attract the consumer through the selling expenses. The product difference in the market gives a particular identity to a product. तो monopolistic market में जो भी sellers है वो ये सब एक्सपेंस करके अपनी प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं और उसके थ्रू वो मैक्सिमम कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। So there can be a possibility of selling cost. For example, मोबाइल फ़ोन, शॉप्स एक्सेट्रा हैव डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट जो है वो इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है अदर कंपटीशन अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा और कौन सी कंपटीशन यहाँ पे होती है? तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट हैज़ कंपटीशन ऑफ प्राइस एंड ऑल्सो कंपटीशन अदर देन प्राइस। तो प्राइस के लिए भी एक कंपटीशन होता है और प्राइस के अलावा भी कंपटीशन होता है। द सेलर्स कीपिंग द प्राइस फिक्स ट्राई टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर बाय एडवर्टाइजिंग एंड कम्पेट बाय मॉडिफाइंग द क्वालिटी। तो यहाँ पे सेलर जो है वो प्राइस कम करके कस्टमर को अट्रैक्ट करने की ट्राई नहीं करेंगे, यहाँ पे प्राइस फिक्स रखते हैं। पर बाकी जो भी एक्सपेंस है, जो भी एडवर्टाइज करना है या जो भी क्वालिटी को मॉडिफाई करके प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना है, इस हिसाब से वो मैक्सिमम कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेंगे। द सेलर्स ट्राई टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर एंड compete ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस कम करके कस्टमर को अट्रैक्ट करने की सोच नहीं होती है। यहाँ पे बाकी जितने भी फैक्टर्स है उसमें चेंज करके, उसमें बदलाव ला के कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और नेक्स्ट है इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द
मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि बायर्स और सेलर्स दोनों को पूरा मार्केट का नॉलेज होता है कि ये प्रोडक्ट जो यहाँ मिल रही है वो दूसरी जगह पे कितने प्राइस में मिलती है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी डिमांड है। पर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरा नॉलेज नहीं होता है। द बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट हैव द कंप्लीट नॉलेज रिलेटेड टू द मार्केट। दे आर नॉट अवेयर ऑफ आइडेंटिकल एंड सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ उनको पता नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, कौन से सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है। सो द प्राइस ऑफ identical or substitute products are either high or low, resulting into different price of substitute products. There are many films produced producing identical or substitute products. The film compete by creating a new identity of the product and thus establish monopoly-like situation. This creates a monopolistic competition. तो यहाँ पे पूरा नॉलेज नहीं है। अगर कोई सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स बन भी रही है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है या तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो भी यहाँ पे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं और अपनी तरह अपने हिसाब से अपनी मोनोपोली को यहाँ पे सेट करने की ट्राई करते हैं। तो इसकी वजह से ये हो जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ना ही पूरा परफेक्ट कंपटीशन है, ना ही पूरी मोनोपोली है। थोड़ी मोनोपोली है, थोड़ी परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए ये हो जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अब हमें देखना है ओलिगोपोली मार्केट। तो ये क्या है? तो ओलिगोपोली हैज़ originated from the Greek word oligos which means few and polyn which means sellers। तो जहाँ कम सेलर्स होते हैं वहाँ पे वो हो जाता है ओलिगोपोली मार्केट। सो ओलिगोपोली मीन्स द मार्केट हैविंग अ फ्यू प्रोड्यूसर्स। Oligopoly includes the market having a few producers which sell identical or substitute products. There is extreme competition in this market. तो यहाँ पे sellers कम है, प्रोड्यूसर्स कम है, और जो भी प्रोडक्ट सेल होती है वो आइडेंटिकल है या तो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही टफ होती है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रोफेसर स्टिगलर के वर्ड्स के हिसाब से Oligopoly is the market in which the firm decides its policy according to the behavior of competitors। यानी ओलिगोपोली मार्केट ऐसा है जहाँ सामने वाली कंपनी जो है, जो सेम प्रोडक्ट सब्सिट्यूट गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, वो क्या डिसीजन लेती है उसके हिसाब से दूसरी कंपनी अपने रूल या तो पॉलिसी डिसाइड करेगी। तो यहाँ अदर कंपनीज के बिहेवियर के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। अब प्रोफेसर बाउमोल के हिसाब से देखने जाए तो ओलिगोपोली इज द मार्केट इन विच इवन अ स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स आउट ऑफ द टोटल लेस सेलर्स आर अफेक्ट इनफ टू अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो जितने भी सेलर्स है, कम सेलर्स है, उसमें से भी बहुत कम सेलर ऐसे होते हैं जो प्राइस के ऊपर अफेक्ट करेंगे। यानी इन शॉर्ट जो सेलर्स मैक्सिमम कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे वो प्राइस के ऊपर इफेक्ट करेंगे। तो इसकी जो ओलिगोपोली मार्केट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें है, पहला है फ्यू सेलर्स एंड न्यूमरस बायर। द नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स इज लेस इन द मार्केट। द नंबर ऑफ फिल्म इज लिमिटेड। द नंबर ऑफ फिल्म्स रेंजेस फ्रॉम मोर देन 2 और लेस देन 10 और 20। तो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 10 और 20 से कम होती है। Due to this, a few number of sellers have a monopoly control over the market। तो यहाँ पे sellers कम है इसलिए monopoly control market में होती है। The number of buyers is numerous in the market, so the importance of an individual buyer is negligible। तो यहाँ बहुत सारे buyers है इसलिए एक buyer का कोई भी importance नहीं है। Due to which the buyers cannot affect the market price। इसकी वजह से बायर्स जो है, कस्टमर है, वो प्राइस को अफेक्ट, मार्केट प्राइस को अफेक्ट नहीं करते हैं। पर जो कंपनीज है वो करती है। क्यों? क्योंकि कंपनीज है पर कम है, 2 है या तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 20 है। तो यहाँ पे एक तरीके से मोनोपोली होती है। पर कब मोनोपोली होगी? जब ये कंपनीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी तब। पर ये अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म नहीं होती है क्योंकि हर एक कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे गेन करना है।
सेकंड है सिमिलर और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. तो देर इज सेल ऑफ आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स इन ओलिगोपोली. ओलिगोपोली मार्केट में आइडेंटिकल प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का सेल होता है. When the firm in a market produce and sell identical or substitute product, it is oligopoly. तो यहाँ पे सब्सिट्यूट यानी थोड़ा डिफरेंस हो ऐसी प्रोडक्ट यानी एक के बदले में दूसरी यूज़ कर सके वो, या तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट यानी कि एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रोडक्ट जो है वो ओलिगोपोली मार्केट में सेल होती है. For example, products like salt, crude oil, tea, etc. When traders produce identical products, the market follows imperfect oligopoly. For example, cold drinks, motorcycle, etc. तो जब सेम प्रोडक्ट आइडेंटिकल प्रोडक्ट यहाँ पे सेल होगी तो वहाँ पे इम्परफेक्ट ओलिगोपोली हो जाएगी, जो हमने इम्परफेक्ट मार्केट में देखा था. और यहाँ पे भी एंट्री और एग्जिट ऑफ firm. So, in the market of oligopoly, the entry and exit of firm is free or regulated according to the type of oligopoly followed. If there is free oligopoly in the market, then there is free entry and exit of the firm. While the oligopoly is restricted, then the entry and exit of firm is regulated. तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम प्रॉफिट की बात होगी तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट फ्री होगी, और नॉर्मल प्रॉफिट की बात होगी तो यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट मिलता है तब तक कंपनी रहेगी, और उसकी वजह से नई कंपनी अंदर एंट्री भी नहीं होगी. और सेलिंग कॉस्ट. So the expenses done for selling the product are called selling costs. The selling cost includes the packing, making the product attractive, sales tax, transportation expenses given to wholesale and retail traders, showroom expenses, a specific amount expended for sales, prices, gifts, and the most important being the advertisement cost. The selling cost does not include the production एक्सपेंस. तो ये प्रोडक्शन एक्सपेंस में काउंट नहीं होगा, सेलिंग कॉस्ट है. इसके अलावा जो भी एक्सपेंस हो रहा है वहाँ पे जो एक्सपेंस होता है उसको सेलिंग कॉस्ट में काउंट करते हैं. There is extreme competition in oligopoly, so the selling cost becomes an important factor of the market. यहाँ पे एक्सट्रीम कंपटीशन है क्योंकि प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट है या तो आइडेंटिकल है, यहाँ पे मोनोपोली बिल्कुल नहीं है. इसलिए यहाँ पे ये जो सेलिंग कॉस्ट एक्सपेंस है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा. जिसका पैकिंग अच्छा होगा, एडवर्टाइजमेंट अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, जो ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा उसका सेलिंग ज़्यादा होगा. इसलिए यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ही रहता है. The seller try to attract the consumer through the selling expenses. The product differences in the market gives a particular identity to product. So there can be possibility of selling cost. For example, advertisement of television, car, etc. क्योंकि यहाँ सेम टू सेम या तो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है. अभी कोई भी कस्टमर जो एडवर्टाइज ज़्यादा देखेगा या जिसकी क्वालिटी के बारे में उसने सुना होगा या एक्सपीरियंस किया होगा वो प्रोडक्ट वो परचेस करने चाहेगा, वो ब्रांड की डिमांड करेगा. एंड लास्ट है इंटरडिपेंडेंस. तो द सेलर एंड प्रोड्यूसर्स आर वेरी फ्यू इन नंबर इन द मार्केट. तो यहाँ पे हमें पता है कि सेलर और प्रोड्यूसर बहुत कम है, 2 है या तो 10-20 है ज़्यादा से ज़्यादा. द सेलर्स और प्रोड्यूसर कैन थस ईजिली गेन द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर सेलर्स और प्रोड्यूसर्स. यहाँ कम सेलर है इसलिए एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन रखते हैं अपने पास. द सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स स्पेशली फोकस ऑन द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर. तो जितने भी प्रोड्यूसर ये सेलर्स है वो सबसे ज़्यादा फोकस क्वालिटी के ऊपर करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, कार, एक्सेट्रा प्रोड्यूसर्स और सेलर्स. So the firm decide the price, quality or type of its product based on the behavior of the competitor and is dependent on them. तो यहाँ पे सैमसंग टीवी है, उसको अपने टीवी की पर्टिकुलर को एक नया टीवी लॉन्च किया है जो एलजी ने ऑलरेडी लॉन्च किया. तो सैमसंग टीवी वही सपोज 32 इंच का टीवी ले लेते हैं तो उसकी प्राइस क्या रखेगा, तो वो सबसे पहले एलजी का जो 32 इंच का टेलीविज़न है उसकी प्राइस क्या है मार्केट में, उसकी इफेक्ट क्या है वो देखेगा. यानी वो डिपेंडेबल हो गया, उसके हिसाब से अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर डिपेंडेबल हो गया. इसकी वजह से वो स्टडी करने के बाद सैमसंग अपनी प्राइस डिसाइड करेगा. तो इसको बोलते हैं इंटर डिपेंडेंस. एंड लास्ट है प्राइस स्टिकीनेस और निक डिमांड कर्व.
the number of film is less and they are interdependent on each other. If any one film decrease the price of the product, then according to the law of demand, due to comparatively cheaper price of the product, there is more demand of the product in the market of that particular film as compared to other films. तो यहाँ पे फुल कंपटीशन है, इसलिए ये ग्राफ में हमें देखने को मिलेगा कि कोई एक कंपनी जो है, यहाँ पे हमें देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस ऑफ कमोडिटी है यहाँ पे और एक्स एक्सिस के ऊपर डिमांड ऑफ कमोडिटी है, ये रहा। अब यहाँ पे कोई एक कंपनी है जो अपनी प्राइस को कम करती है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने अपनी जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है ये यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ से अगर उन्होंने प्राइस को बढ़ाया तो डिमांड नीचे आ जाएगी, और प्राइस को यहाँ से नीचे कम कर दिया तो यहाँ पे डिमांड ऊपर जाएगी। ये पॉइंट से अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे एक कंपनी अगर जो है वो अगर अपनी प्राइस को डिक्रीज करती है तो ऑटोमेटिकली उसकी इफेक्ट बाकी सब कंपनियों के ऊपर पड़ने लगती है। देयर इज़ अ डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड बाय अदर फिल्म्स। तो यहाँ पे बाकी जो कंपनीज है जो प्रोडक्ट्स सोल्ड करती है उसकी डिमांड कम होने लगेगी। इफ़ द कॉम्पिटिटिव फिल्म डू नॉट विश दिस सिचुएशन देन दे ऑल्सो शुड डिक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टू स्टे इन द कॉम्पिटिशन। अगर सामने वाली कंपनी को ये सिचुएशन नहीं चाहिए तो उसको भी जिस कंपनी ने उसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी ने जो प्राइस कम की है तो इसको भी अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। एट द एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रीचेज एज अ नॉमिनल लेवल एंड इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू रिड्यूस द प्राइस फर्दर। फिर वो एक लेवल तक नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट लॉस में तो कोई बिजनेस करेगा नहीं, तो वो लेवल तक प्राइस कम करेंगे, उसके बाद फिर प्राइस कम होगी नहीं। On the other hand, if the film increases the price of the product, then the demand of that product decreases and the competitive films are profited. Thus, as the nominal price is resistant to change, the demand curve becomes nick. तो एक प्राइस तक ये एक लेवल तक ये प्राइस बढ़ा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं, पर ज़्यादा उससे हम ये प्राइस को कोई भी कंपनी ज़्यादा कम नहीं करेगी या तो उससे बढ़ा नहीं सकती। तो जनरली ओलिगोपोली मार्केट में कस्टमर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज की जो फिल्म्स है उनकी अंदर कंपटीशन होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट देने की ट्राई करती है, और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वो कस्टमर को होता है। तो ये है हमारा ओलिगोपोली कंपटीशन। आई थिंक आपको सब यहाँ पे मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज मिल गया होगा। और कोई आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ टेक्स्ट मी, आप मैसेज करें, अपने क्वेश्चन पूछें, जो भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए वो। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी मार्केट्स की हमने बात की है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, ये आपको याद रखना ही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए ये मार्केट का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद मैंने थोड़े ग्लोसरी वर्ड्स दिए हैं, ये है आपके ग्लोसरी वर्ड्स, इसको एक बार पढ़ लें, ध्यान से समझ लें। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और एक बात खास, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। इसके बाद वाले वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, किस हिसाब से हमारे कंट्री में सब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उनका पार्टिसिपेशन क्या है, ये सब डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इकोनॉमिक्स के जो मेन कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर थे, ये 1 to 6 चैप्टर वो मेन है, जिसमें इकोनॉमिक्स के सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद जो है वो सब थियोरिकल आने वाला है। आगे वाला जो था वो प्रॉब्लमेटिक था 6 चैप्टर तक।
अब जो हम पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक थियरी पढ़ने वाला है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप टेक्स्ट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनी टाइम। और आई रिक्वेस्ट अगेन दैट प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड tell to your friends also. Thank you very much.